जब भी आप अदानी का नाम सुनते हो तो क्या दिमाग में सिर्फ एक सिंपल बिजनेसमैन की इमेज बनती है? अगर जवाब यस आ रहा है ना तो शायद आप गलत सोच रहे हो। ये आदमी बिजनेसमैन कम और स्ट्रेटेजिक सेक्टर डोमिनेशन का स्पेशलिस्ट ज्यादा है। अदानी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जहां भी गया ना वहां पूरा का पूरा सेक्टर उसके हाथ में आ गया, बाय हुक और बाय क्रुक। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिस्टिक्स, मीडिया, सब कुछ। और अगली बारी सोलार एनर्जी की है। बट इस बार सिर्फ ये बात एक्सपेंशन की नहीं है, ये बात है मोनोपोली की, ये बात है इंडिया पर कंट्रोल करने की, बात है फ्यूचर को डोमिनेट करने की। इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे ये समझाने वाला हूं कि कैसे अदानी सोलार माफिया बनने की पूरी तैयारी में है और बहुत जल्द पूरे इंडिया की हर एक कंपनी, चाहे वो टेक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, हेल्थ केयर हो या फार्मा हो या इवन बैंक हो, हर कोई अदानी से पावर की भीख मांगने वाला है। जी हां, आपने सही सुना, अदानी सोलार माफिया बनने की तैयारी में है और प्लान जोरों शोरों से चल रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। आइए शुरू करते हैं। अदानी की सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह रिजल्ट है एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल अलाइनमेंट और शार्प स्ट्रेटेजी का। इसकी शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2001 को, जब पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने। आई होप वो दिन आप सबको याद होगा। वहीं से नरेंद्र मोदी की सक्सेस की असली शुरुआत हुई थी। सीएम से लेकर पीएम तक का सफर सबने देखा है, लेकिन तब मुंद्रा में एक बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ डेवलप करना था। अदानी ने जमीन मांगी और गुजरात सरकार ने वो दे भी दी, पर जमीन का भाव सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे। मतलब जहां आज हमें एक घर लेना होता है 5,000, 8,000 या शायद 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे करना पड़ता है, वहीं अदानी को सिर्फ 1 रुपए से लेकर 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर के भाव में जमीन मिल गई। उसी टाइम जब दूसरी कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स को नैनो का प्लांट सेटअप करना था ना, उन्हें 900 रुपए पर स्क्वायर मीटर के भाव में जमीन दी गई थी। फोर्ड को 1,100 यानी कि 1,100 रुपए पर स्क्वायर मीटर के भाव में जमीन दी गई थी और TCS को भी सेम 1,100 रुपए पर स्क्वायर मीटर के भाव में जमीन दी गई थी। मतलब बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में अदानी को 30 से 50x सस्ते दामों में जमीन दी गई और ये कोई तुक्का नहीं था। पूरा 15,946 एकड़ का जमीन ये भाव में दे दिया गया था, जो ऑलमोस्ट पूरे मुंबई का आधा हिस्सा हो सकता है। इतने मैसिव स्केल पे लैंड ग्रैब करना और सरकारी सपोर्ट मिलना, इसका मतलब सिंपल है, या तो विजन बहुत क्लियर था या फिर सेटिंग बहुत स्ट्रांग थी। जब मीडिया ने क्वेश्चंस उठाए ना, तब अदानी ग्रुप ने बोला कि ये बैरन लैंड थी, यानी कि बंजर जमीन थी और यहाँ फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं थी, इसलिए सस्ते दाम जस्टिफाइड है। बट आप ही मुझे बताओ, 1 रुपी पर स्क्वायर मीटर का भाव क्या सच में जस्टिफाइड है? इवन रिकॉर्ड्स भी कुछ और ही कह रहे थे। 2002 से 2007 के बीच जब मोदी गुजरात के सीएम थे ना, उस पीरियड में भी अदानी ने 15 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट से जमीन ली थी। यह वही वक्त था जब दूसरे कॉर्पोरेट्स को 1,000 रुपए के आसपास के रेट पे जमीन दी जा रही थी। एनालिस्ट का मानना है कि अगर मार्केट रेट के हिसाब से देखा जाए ना, तो पब्लिक को करीब 1600 से लेकर 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सिर्फ ये एक डील से। और ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की सिंपल स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये एक पावर का ब्लूप्रिंट था। जब अदानी जैसे लोग 1 रुपए में जमीन खरीद लेते हैं और दूसरे लोग 1,000 रुपए देते हैं, तब समझ लो कि गेम किस लेवल पर सेट हुआ है। तभी से शुरुआत होती है एक अलायंस की, जो आज तक मजबूत बनी हुई है। 2014 के बाद जब मोदी पीएम बने, अदानी की कंपनीज ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है और ये सबको पता है। आपको एक डेटा देता हूं जो आपका दिमाग हिला देगा। ये चार्ट देखिए, ओवर द इयर्स अदानी ग्रुप का टोटल मार्केट कैप कैसे बढ़ा है। 2007 से लेकर 2019 तक एक स्टेडी ग्रोथ थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। ये वो दौर है जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी फुल पावर के साथ आ चुकी थी और पूर्ण बहुमत के साथ शायद बीजेपी ने अदानी को ग्रोथ में हेल्प भी की है। 2014 से लेकर 2022 के बीच में अदानी ग्रुप की टोटल लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप 5x से भी ज्यादा बढ़ चुका था और सिर्फ एक झटके में गौतम अदानी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे इलॉन मस्क के बाद। ये कोई तुक्का नहीं था, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है और पॉलिटिकल सपोर्ट का रिजल्ट भी हो सकता है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया ड्यू टू हिज शार्प बिजनेस विजन, सही टाइमिंग और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग इन गवर्नमेंट फेवर्ड सेक्टर्स। लेकिन अब तक जो गेम था ना, वो सिर्फ पैसों का था, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है एक्सेट्रा। लेकिन अब ये गेम बदल रहा है। अब ये गेम है पावर का, कंट्रोल का और डोमिनेंस का। अमीर लोगों को सिर्फ पैसों से प्यार नहीं होता है, उन्हें पावर से प्यार होता है और ये बात साइकोलॉजी भी प्रूव करती है। 2012 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने पब्लिश की थी। उसमें यह पाया गया कि जिसके पास पावर होती है ना, उनका डोपामाइन लेवल और रिस्क टेकिंग बिहेवियर वैसे ही बढ़ जाता है जैसे कि ड्रग एडिक्ट का। पावर इंटॉक्सिकेट्स और जब किसी को उस टेस्ट की आदत हो जाती है ना, तो वो सिर्फ अमीर बनकर खुश नहीं रहता,
रहता है, वो रूल करना चाहता है। एक अमीर आदमी जब घर में नौकर रखता है ना, तो उसका काम सिर्फ काम करवाना नहीं होता, वो नौकर पर अपनी बात चलाता है, उसका कंट्रोल एंजॉय करता है। चाहे हालत कितनी भी खराब हो जाए, वो सर्वेंट के बिना रह ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सर्वेंट उसके लिए सिर्फ एक पावर का वैलिडेशन टूल बन जाता है। हर कमांड, हर इंस्ट्रक्शन, हर हुक्म एक ईगो को स्ट्रोक करता है और इसी से रूलिंग क्लास मेंटालिटी डेवलप होती है। और इसी वजह से जब बिलियनर लोग पैसा कमा लेते हैं ना, तो वो पॉलिटिक्स, पॉलिसी और पब्लिक सिस्टम में घुसने लगते हैं। वो मीडिया खरीद लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंड करने लगते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि अब उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, परसेप्शन और अथॉरिटी कंट्रोल करना होता है। इसीलिए अमीर इंसान और अमीर बनना चाहता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सके। पैसे कितने भी हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं कितने ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर पा रहा हूं, कितने ज्यादा लोग मेरे इशारे पर नाच रहे हैं, ये उनको ज्यादा प्रोत्साहित करता है। अनंत अंबानी की ये क्लिप देखो, कैसे सलमान खान को नचा रहा है। ये है पावर। शार्क टैंक इंडिया में अनुपम मित्तल के मुंह से गौतम अदानी के बेटे की तारीफ सुनी थी ना, यही है पावर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्री आईपीओ शेयर्स में इन्वेस्ट करने का एक जबरदस्त तरीका बताता हूं। देखो यार, आलिया भट्ट से लेकर अमिताभ बच्चन तक इंडिया के कई सारे टॉप सेलिब्रिटीज कंपनीज में आईपीओ आने से पहले ही इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि वो इन कंपनीज के शेयर्स आईपीओ आने से पहले ही खरीद लेते हैं। अगर आप भी ऐसे ही कंपनी के शेयर्स आईपीओ आने से पहले ही खरीदना चाहते हो ना, तो इनक्रेड मनी से खरीद सकते हो। यहां आप सिर्फ एक शेयर से भी अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यह प्लेटफॉर्म रिटेल इन्वेस्टर के लिए जबरदस्त है। यह प्लेटफॉर्म कोई कमीशन भी नहीं लेता है और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी भी देता है। इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप एनएसई, ओयो, एसबीआई एएमसी जैसे कई सारी कंपनीज के शेयर्स उनके आईपीओ आने से पहले ही खरीद सकते हो। यानी आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने और ना मिलने का टेंशन ही खत्म। और अगर पैसों की जरूरत पड़ी ना, तो आप उन शेयर्स को यही सेम प्लेटफॉर्म पर बेच भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस प्लेटफॉर्म की लिंक दे दी है, वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर कर लेना। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, देखो यार, वैसे तो यहाँ अनलिस्टेड शेयर खरीदने की प्रोसेस एकदम सिंपल है। पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना है और फिर जो कंपनी के शेयर्स चाहिए ना, उसे सिलेक्ट करो, अपनी खुद की रिसर्च करो और पेमेंट कर दो। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इन्वेस्ट करते वक्त अगर आपको प्रोसेस, प्राइसिंग, सिस्टम या सेटलमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो ना, तो आप इनकी टीम को रीच आउट भी कर सकते हो। इनके एक्सपर्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में और आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको गाइड करेंगे, वो भी बिना किसी एडिशनल चार्जेस के। 1.5 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स ने इनके प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी भरोसा किया है। एक बार आप भी करके देखो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, गौतम अदानी का बिजनेस सिर्फ पोर्ट्स और कोल तक लिमिटेड नहीं है। उनके पास एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, सीमेंट प्लांट्स, एडिबल ऑयल ब्रांड्स, डेटा सेंटर्स, हर जगह का कुछ ना कुछ कंट्रोल है। और जब आपके पास ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल होता है ना, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों की मूवमेंट, कंजम्पशन और कम्युनिकेशन तक को ट्रैक कर सकते हो और आप चाहो तो इसको शेप भी कर सकते हो। पैसा तो आज के जमाने में स्टार्टअप्स भी बना लेते हैं, लेकिन जो लोग सिस्टम के कोर इंफ्रा, डेटा और गवर्नेंस पॉइंट्स कंट्रोल करते हैं ना, वो सिर्फ बिलियनर नहीं, किंग मेकर होते हैं। उनके पास जुडिशरी से लेकर मीडिया, एजुकेशन से लेकर एनर्जी तक का पूरा कंट्रोल होता है। पिछले कुछ सालों में अदानी ने हर वो सेक्टर में एंट्री ली है जहां से वो बड़े बड़े बिजनेसेस और लोगों को कंट्रोल कर सकता है या फिर उन पर नजर रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी उन्हें किसी की जरूरत पड़े ना, तो वो लोग मना ना कर सके। आप खुद सोचो, अगर किसी एक व्यक्ति के पास ये सारा डेटा हो, क्या इंपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंपनी इंपोर्ट कर रही है, कौन सी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, कितना पैसा आ रहा है, कौन कौन भारत से बाहर जा रहा है, कहां जा रहा है, कितने दिन के लिए जा रहा है, वो कोई पॉलिटिकल टूर है या फैमिली विजिट है, किस कंपनी ने किससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कौन से रेट पे किया है, कौन सा शहर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कौन सा रेसिडेंशियल एरिया है, कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है, कहां पे डिमांड बढ़ते जा रही है, यानी कि कहां डेवलपमेंट हो रही है, कौन से लोग किस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, किस सीजन में किस जगह से खरीदते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक बिजनेसमैन होगा या फिर एक डेटा का एम्पायर होगा? ये एक इनविजिबल किंग है जो आप सबके डेटा को ट्रैक कर रहा है और पता नहीं कब इसको यूज करने वाला है। शायद कुछ डेटा इसमें से यूज हो भी रहा होगा। मैं आपको सिर्फ 3 डेटा पॉइंट बताऊंगा जिससे आप सब कुछ समझ जाओगे। नंबर 1, पोर्ट्स, जो कि इंडिया के अंदर और बाहर का कंट्रोल दे सकते हैं। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट नेटवर्क का मालिक है। 24% से ज्यादा नेशनल कैर्गो और कंटेनर ट्रेड का 44 से 45% सिर्फ इन्हीं के थ्रू पास होता है। मुंद्रा पोर्ट अलोन इज हैंडलिंग मोर देन मेनी गवर्नमेंट पोर्ट्स कंबाइंड। पोर्ट्स सिर्फ कार्गो के लिए नहीं होते हैं, ये इंटेलिजेंस के पावर हाउस होते हैं। हर
कंटेनर एक कहानी बताता है। किस कंपनी ने क्या भेजा, कहाँ भेजा, किसके लिए भेजा, क्या प्राइस पे भेजा है, इंडिया की कौन सी कंपनी किस कंट्री से डील कर रही है, कौन सा ट्रेडर चाइना से माल मंगवा रहा है और कौन सा मिडल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, ये सब कुछ पता चलता है। अब आप ही सोचो, अगर आपकी कंपनी कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जिसका पूरा डेटा अदानी के पास है तो आपको डर नहीं लगेगा। नंबर 2, एयरपोर्ट्स। लोग जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ से पता चलता है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के पास अब 8 मेजर एयरपोर्ट्स का कंट्रोल है। मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, मैंगलोर और त्रिवेंद्रम। इन एयरपोर्ट से 74 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर हर साल गुजरते हैं। हर पैसेंजर एक डेटा पॉइंट होता है। किसने फ्लाइट बुक की है, किस डेस्टिनेशन के लिए बुक की है, कितने दिनों के लिए की है, क्या वो एक बिजनेस ट्रिप थी या एक पॉलिटिकल विजिट, क्या एक ही फैमिली बार बार दुबई जा रही है या फिर क्या कोई NRI हर महीने भारत आ रहा है, ये सब ट्रैकेबल है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो, कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कब फ्लाइट बोर्ड होने वाली है, कब लैंड होने वाली है, ये सारा डेटा इनके पास होता है। आज के डिजिटल एज में जो एयरपोर्ट ऑपरेट करता है ना, वो बोर्डिंग पास से लेके इमिग्रेशन डेटा तक सब कुछ देख सकता है। और जब आप कार्गो टर्मिनल भी कंट्रोल करो ना, तो समझ लो कि फ्लाइट्स में क्या गुड्स जा रहे हैं, कहाँ से आते हैं और किसके नाम पे आते हैं ना, सब कुछ आपके डेटा रूम में होता है। अब आप ही सोचो, एयरवेज से ट्रांसपोर्ट करने वाले गुड्स कितने महंगे होंगे। बहुत सारे लग्जरियस गुड्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और पता नहीं क्या क्या, ये सब का डेटा आज अदानी के पास जा रहा है। नंबर 3, पावर। बिजली सिर्फ लाइट नहीं देती है, ये डेटा भी देती है। अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी पावर के जरिए वो थर्मल और रिन्यूएबल दोनों सेक्टर में लीडर बन चुका है। 2025 तक 50 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी का प्लान है। अब आप सोचिए, बिजली सिर्फ एनर्जी नहीं होती है, वो एक डिजिटल फुटप्रिंट होती है। हर बिल्डिंग का एनर्जी पैटर्न ये बताता है कि वो एक फैक्ट्री है या गोडाउन है, हॉस्पिटल है या कोई डेटा सेंटर है। इससे अगर कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो किस टाइम पे पीक यूसेज हो रहा है, किस जगह ओवरलोड होता है। ये सब एक मैप बनाता है भारत के इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल बिहेवियर का। बेसिकली इससे ये पता चलता है कि कौन सा रेसिडेंशियल एरिया है, कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है और कहाँ पे कम हो रहा है। आप अकॉर्डिंगली वहाँ के बिजनेसेस को ट्रैक भी कर सकते हो। अदानी ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के जरिए उनके पास सिटीज़ के एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न का एक्सेस है। इससे वो समझ सकते हैं कि कौन सा एरिया ग्रोइंग है, यानी कि कहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने वाले हैं, कौन सा एरिया स्लो डाउन में है, यानी कहाँ मंदी आ रही है, कौन सा बिजनेस कितनी बिजली खर्च करता है और इनडायरेक्टली वो कितना प्रॉफिट बना रहा होगा ना, वो भी जज कर सकते हैं। क्या आप समझ सकते हो, अदानी ने हर वो जगह पे अपना अड्डा जमा लिया है जहां देश की आर्टरीज चलती है। पोर्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ब्लड है, एयरपोर्ट्स पीपल की मूवमेंट देते हैं, पावर इंडस्ट्रियल पल्स देता है, डेटा सेंटर हमारे डिजिटल ब्रेन्स बन चुके हैं। जब ये सब कुछ एक ही हाथ में आ जाता है ना, तो रूल करना एकदम आसान हो जाता है। अदानी का बिहेवियर आपने ऑलरेडी देखा है, उस पर मल्टीपल एलिगेशंस भी लगे हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन ऐसे में डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी हिल सकता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क भी जब सिस्टम से खुश नहीं हुआ ना, तो उसने अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू कर दिया। आपको पता ही होगा, रिसेंटली ट्रंप ने इलॉन मस्क के अगेंस्ट जैसे स्टेटमेंट देने शुरू किए और इलॉन मस्क के बिजनेस को सपोर्ट करना बंद कर दिया, इलॉन मस्क ने ओपनली ट्रंप के खिलाफ होकर अपने स्टेटमेंट जारी कर दिए और अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाने की अनाउंसमेंट भी कर दी। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम बायास्ड हो चुका है और वो अपने बिजनेस और आइडियोलॉजीज के फेवर में डिसीजन चाहता था। सिंपल सी बात है, हर बड़ा बिजनेसमैन पॉलिसीज और गवर्नमेंट को अपने इशारों पे नचाना चाहता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब उनके पास पैसों के साथ पावर भी हो। इसीलिए ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून्स रहे हैं ना, उन सब का पॉलिटिक्स पर डीप कंट्रोल रहा है। 1930s में जर्मनी में भी हिटलर को पावर देने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट ही थे। अमेरिका में रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन जैसे लोग बैंक्स और ऑयल से लेके व्हाइट हाउस तक का इन्फ्लुएंस रखते थे। इंडिया में भी 1970s में धीरूभाई अंबानी पर यह इल्जाम लगता रहा कि उन्होंने पॉलिटिकल लॉबी यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा दिया है, लेकिन इसका किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं है। अब इलॉन मस्क की बात ले लो, स्पेसएक्स और स्टारलिंक के जरिए पूरे दुनिया की सैटेलाइट इंटरनेट डेटा पर हाथ रख दिया है। टेस्ला के जरिए क्लीन एनर्जी मार्केट पर कंट्रोल कर रहा है और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए मीडिया और ओपिनियन कंट्रोल कर रहा है। वरना आप ही सोचो, इलॉन मस्क जैसे पर्सन को
को एक्स यानी कि ट्विटर को खरीदने की क्या जरूरत पड़ सकी? जहां उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे वहां उसने लोन लेकर भी ट्विटर को खरीद लिया, वो भी रातों रात, जस्ट बिकॉज वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है लोगों के डिसीजन को। जब एक ही आदमी के पास इतने सारे कंट्रोल आ जाए, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री कंट्रोल आ जाए ना, तो सोच लो पावर कितनी बढ़ सकती है। आज दुनिया के इलेक्शंस पैसों से जीते जा रहे हैं। 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद $1.6 बिलियन खर्च किए थे और जॉय बिडेन ने $1.69 बिलियन। इंडिया में भी 2019 के जनरल इलेक्शन दुनिया के सबसे महंगी इलेक्शन मानी गई थी, जहां 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हुआ था। अब आई डोंट नो ऑफिशियल नंबर ये है तो अनऑफिशियल कितना ज्यादा होगा। क्या ये सिर्फ मैनिफेस्टो और विकास से जीता गया था? आंसर इज नो। यहाँ पैसा बोलता है, एडवर्टाइजिंग बोलती है, सोशल मीडिया का मैनिपुलेशन बोलता है। और जब बिजनेसमैन के पास पैसा भी हो, मीडिया भी हो, पोर्ट्स और एयरपोर्ट जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, तो वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहता है, वो एक पैरेलल पावर बन जाता है। वो गवर्नमेंट के डिसीजन बनवाने लगता है और कभी जरूरत पड़ी ना तो सरकार भी बनवा सकता है। यही रीजन है कि आज के जमाने में डेमोक्रेसी सिर्फ एक इल्यूजन बन चुकी है। रियल पावर उन्हीं के पास है जिनके पास डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा और कंट्रोल होता है। आपने देखा होगा इलेक्शंस के दौरान न्यूज़पेपर में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं, हर जगह पे हाईवे पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने लगते हैं, टीवी और सोशल मीडिया पे मैसेजेस स्प्रेड हो रहे होते हैं, क्लिप्स चलने लगती है, एडवर्टीजमेंट आने लगती है। भाई इतना पैसा आता कहाँ से है? ये सारा पैसा यही बिजनेसमैन के पास से डोनेशन के फॉर्म में आता है। और अगर ये आम आदमी समझने से पहले सिस्टम पूरी तरह इनके कब्जे में चला गया ना, तो हम सिर्फ वोट देने वाले गुलाम बन के रह जाएंगे, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और डेमोक्रेसी तो भूल ही जाओ। अदानी सिर्फ एक सेक्टर में काम नहीं करता है, उस सेक्टर को डोमिनेट करता है। वो डोमिनेशन काफी एग्रेसिव होता है। रिसेंटली अदानी ने ड्रीम फॉक्स के साथ भी ऐसा ही किया था। ड्रीम फॉक्स एक लॉन्च एग्रीगेशन कंपनी थी जिसका यूनिक बिजनेस मॉडल था, मल्टीपल बैंक्स के साथ टाई अप करके कस्टमर्स को प्रीमियम एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस देना था। बिजनेस अच्छा चल रहा था, कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी हो चुकी थी, आईपीओ सक्सेसफुल रहा था। बट अदानी ने एयरपोर्ट्स के लॉन्च खरीदना स्टार्ट कर दिया और उनमें अपने ही पार्टनर्स को प्रेफरेंस देना शुरू किया। आज सिनेरियो ये चल रहा है कि ड्रीम फॉक्स के लॉन्चेस में या तो अदानी का इंटरफेरेंस है या रिस्ट्रिक्शंस है। अदानी की मोनोपोली स्लोली कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर आप देखोगे तो ड्रीम फॉक्स खुद, कंपनी का मैनेजमेंट खुद आके ये बोल रहा है कि हमें अदानी से थ्रेट है। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मार्केट कैप्चर करने की नहीं थी, ये एक साइलेंट चॉक होल्डर की स्ट्रेटेजी थी। अब बहुत जल्द अदानी अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाला है, जिसके बाद टाटा हो या बिरला, एचडीएफसी हो या रिलायंस, सबको अदानी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। वो है सोलार माफिया बनने का स्टेप। आप सोच रहे होंगे कि भाई सोलार में ऐसा क्या रखा है, हर कोई सोलार तो कर ही रहा है, पर फर्क यह है कि अदानी सोलार में एंट्री नहीं ले रहा, वो तो पूरा सिस्टम कैप्चर कर रहा है। डेटा देखो, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करंटली 20.6 गीगावाट ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन वाली रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होल्ड कर रही है। ये भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल प्लेयर बन चुका है। 2030 तक अदानी ग्रुप का टारगेट है 45 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बिल्ड करना, जो कि इंडिया के टोटल टारगेट का 25% हिस्सा है। कैन यू इमेजिन, सिर्फ एक कंपनी 25% हिस्सा होल्ड करने वाली है। यानी इंडिया में जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्पशन होगा ना, उसमें से 25% अदानी ग्रुप से आने वाला है। दैट इज कंट्रोल। अदानी मुंद्रा में वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर रही है, जिसमें सोलर सेल से लेकर मॉड्यूल्स सब कुछ बनने वाला है, और वो भी मेक इन इंडिया होगा। आई नो ये अच्छी बात है क्योंकि इससे जॉब क्रिएट होगी, लेकिन एक और चीज देखो, सब कुछ सिर्फ पावर जनरेशन तक सीमित नहीं है। अदानी ने रिसेंटली यूएस बैक्ड रिन्यूएबल कंपनी एसबी एनर्जी एक्वायर की है और बहुत जल्द इनका पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल में आने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, सब कुछ। यानी देखा जाए तो अदानी पावर के जैसे ये लोग अब सिर्फ पावर ट्रांसमिट नहीं करने वाले हैं, ये पावर जनरेट भी करेंगे और पावर जनरेट करने वाले इक्विपमेंट्स भी खुद ही बनाने वाले हैं। यानी दूसरों पे डिपेंडेंसी होगी 0, लेकिन दूसरों की इन पे डिपेंडेंसी होगी 100%। यानी जब भी कोई आम आदमी या कोई छोटी कंपनी सोलर लगवाना चाहती होगी ना, तो या तो अदानी से लेना होगा या इनडायरेक्टली किसी ऐसे वेंडर के जरिए लेना होगा जो अदानी के ही इकोसिस्टम का पार्ट होगा। यानी घूम फिर के सबको अदानी के ही सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। एक बार अदानी का ये सोलर बिजनेस सेट हो जाए ना, बस फिर क्या, मोदी जी तुरंत थर्मल पावर यूसेज को बैन कर देंगे। अब सबको मजबूरी में आके अदानी के पास हाथ फैलाने ही पड़ेंगे। अब आप कहोगे सोलर की क्या जरूरत है भाई, हम तो जैसे चल रहा है वैसे चला ही लेंगे। आप खुद सोच के देखो, एक ऐसा देश जो 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर है, जहां हर साल लाखों नई फैक्ट्रीज लग रही है, जहां हर सेकंड कोई ना कोई नया ईवी चार्ज हो रहा है, जहां एआई और डेटा सेंटर जैसे हाई टेक इंफ्रा ग्रो कर रहे हैं, उस देश में लोगों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होगा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी। उसके बिना सब कुछ इम्पॉसिबल हो जाएगा, और वो भी सस्ती चाहिए होगी, सस्टेनेबल और रिलायबल।
पर सच ये है कि इंडिया की करंट एनर्जी मॉडल घुटने पर आ चुकी है। 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट होता है। हर साल 17 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ ऑयल और गैस इंपोर्ट में चला जाता है। यह हमारे ट्रेड डेफिसिट को और भी ज़्यादा गहरा बनाते जा रहा है और जब रुपी गिरता है ना तो पूरा देश महंगाई की लपेट में आ जाता है। बार बार इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने का और क्या रीज़न होगा? सोलर के बिना इंडिया लिटरली सर्वाइव नहीं कर सकता। हम कब तक दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे? आज यूएस में ट्रंप ने भी हमें यह दिखाई दिया है कि रशिया से ऑयल करने के क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। यानी ये कोई हाइपरबोल नहीं है, ये रियलिटी है। हम इलेक्ट्रिसिटी और वो भी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के बिना जी नहीं सकते। 2024 में ही इंडिया का पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 250 गीगावाट क्रॉस कर चुका था और 2030 तक ये 350 गीगावाट तक जा सकता है। फॉसिल फ्यूल्स इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं और इंडिया के पास अपना खुद का ऑयल है ही नहीं, गैस बिल्कुल नहीं है, यूरेनियम है ही नहीं। बस एक ही चीज है, दैट इज सनलाइट। इंडिया में हर साल 300 से भी ज्यादा दिन सनलाइट मिलती है। राजस्थान, गुजरात और लद्दाख जैसे स्टेट्स तो परमानेंट सोलर पावर प्लांट्स बनने के लिए हेवन जैसे है। सोलर का कॉस्ट भी गिरते जा रहा है। 2010 के कंपैरिजन में अब लगभग 85% तक प्राइसेस गिर चुके हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के हिसाब से 2040 तक इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड डबल हो जाएगी, वरना ये टारगेट सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा। आज इंडिया के हर बड़े टेक पार्क, हर ईवी चार्जिंग स्टेशन, हर फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्री को 24/7 पावर चाहिए होता है। ये पावर सिर्फ कोल से आएगी ना तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ते जाएगी, लेकिन सोलर से आएगी ना तो सस्ती भी होगी और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगी। सोचो, अगर इंडिया ने सोलर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना तो कल को ग्लोबल कंपनीज यहां अपनी फैक्ट्रीज लगाएगी क्या? आंसर इज नो। वो वियतनाम, UAE या चाइना चली जाएगी, जहां एनर्जी रिलायबल भी है और चीप भी है। हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक स्लोगन बन जाएगा और रियलिटी नहीं बन पाएगा। और सबसे बड़ा डेंजर क्या है पता है? अगली वर्ल्ड वॉर ऑयल के लिए ही होने वाली है। लेकिन अगर हमारे पास ऑयल ना भी हो और हम रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए हमारा देश चला सके ना तो यही हमारी जीत होगी। यूएस, इराक, रशिया, यूक्रेन, ईरान का टेंशन सब कुछ ऑयल कंट्रोल के चक्कर में ही हुआ है। अगर हम अभी स्विच नहीं किए ना तो कल को एनर्जी के लिए दुनिया के सामने हमें हाथ फैलाने पड़ेंगे। इंडिया को एनर्जी स्लेव बनना पड़ेगा। सोलर इज नॉट एन ऑप्शन एनीमोर, इट इज आवर ऑक्सीजन। इसके बिना ना तो ग्रोथ होगी, ना जॉब्स आएगी और ना ही इंडिया ग्लोबल पावर बन पाएगा। अगर इंडिया को बचना है इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली और एनवायरमेंटली तो सोलर पर ऑल इन जाना ही पड़ेगा। और इसीलिए अदानी इस सपने को पूरा कर रहा है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। द ओनली प्रॉब्लम इज सारी पावर अदानी के पास नहीं आनी चाहिए। आई पर्सनली बिलीव कि इस सेक्टर में एक से ज्यादा कंपनीज को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहिए ताकि मोनोपोली ना बने, कंपटीशन बढ़े और अदानी के हाथ में इतना बड़ा पावर ना जाए। देखो, मार्केट में मोनोपोली इलीगल तो नहीं है जब तक वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे तब तक, पर जब एक ग्रुप इतना बड़ा हो जाए कि कंपटीशन को स्पेस ही ना मिले तब ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए डेंजर बन जाता है। अदानी का पैटर्न ये क्लियरली दिखाता है। पहले एंट्री लो, फिर वहां के मेजर एसेट्स को एक्वायर कर लो, फिर कंपटीशन के ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर लो, फिर प्राइजेस या सर्विसेज अपने हिसाब से डिक्टेट करो। आपको एक एग्जांपल चाहिए तो ये सुनो। अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, ये कंपनी मुंबई के मेजर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को कंट्रोल करती है। जब ये एंट्री करता है तो कॉम्पिटिटर्स को आउट प्राइस कर देता है और जब मार्केट में मेजॉरिटी हो जाती है ना तो प्राइजेस ग्रेजुअली बढ़ाते जाता है। ये सेम पैटर्न सोलर में भी अप्लाई हो रहा है। एक बार अदानी की मोनोपोली बन गई ना तो सोलर इंस्टॉलेशन के प्राइस, सब्सिडी का एक्सेस, पैनल क्वालिटी सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में आ जाएगा। गवर्नमेंट सपोर्ट या स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, अदानी की हर एक्सपेंशन में एक इनविजिबल सपोर्ट दिखता है, बीट फास्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, लैंड अलॉटमेंट्स या फिर रेगुलेटरी कंफर्ट। आपको तो पता ही होगा, अदानी ग्रुप पे कई बार सेबी, RBI और इवन सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी क्वेश्चन तो उठाए गए हैं पर सजा कभी नहीं मिली है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी स्टॉक्स टूटे जरूर थे पर अदानी ने फिर से बाउंस बैक कर लिया। रीजन? स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, फॉरेन फंडिंग और डोमेस्टिक एसेट का कंट्रोल। कॉमन इन्वेस्टर के लिए ये वार्निंग वीडियो है, सिर्फ अदानी को विलन बताने के लिए नहीं। अदानी एक विजनरी बिजनेसमैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जब एक आदमी पूरे सेक्टर पे कंट्रोल करने लगेगा ना तो छोटी कंपनीज के लिए, आम इन्वेस्टर के लिए और इवन गवर्नमेंट्स के लिए भी ये थ्रेट बन सकता है। सोलर एक ऐसी चीज है जहां भारत का फ्यूचर टिका हुआ है, बट ये सेक्टर भी सिर्फ एक ही ग्रुप के कंट्रोल में चला गया ना तो इनोवेशन, प्राइसिंग और एक्सेसिबिलिटी सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। अमीरों को एक्सेस मिलते रहेगा, गरीब लोग उसके लिए तड़पते रहेंगे और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये वीडियो हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। टाइम है कॉमन इन्वेस्टर्स
पॉलिसी मेकर्स और आम जनता को समझने का कि जब भी एक बिजनेसमैन पूरे देश के फ्यूचर एनर्जी सोर्स पे मोनोपोली बनाने लगे ना, तो सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, नेशनल इंटरेस्ट का भी सवाल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अदानी सच में सोलर माफिया बन पाएगा या पॉलिटिकल इश्यूज के चलते गवर्नमेंट पलट जाएगी और अदानी का सपना अधूरा ही रह जाएगा? अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आईपीओ आने से पहले ही किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इनक्रेड मनी चेक जरूर करना।